हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, ऊर्जा संरक्षण की नेक्स्ट क्लास है और सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। हम एक आर्टिकल ऊर्जा मैनेजमेंट ये कर चुके हैं और अब हम देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ऊर्जा संरक्षण के बारे में है। इसमें ऊर्जा संरक्षण और हल्का फुल्का जो है ऊर्जा दक्षता, इन दोनों के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। आर्टिकल पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, तो इसलिए आप इसको एक बार ढंग से समझ लें, फिर आपके दिमाग में ये इतना अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि आप जो है वो एग्जाम में अपने आप जो है इसे अगर आ जाए तो उसके इस पे आप इसको अपने आप लिख सकते हैं। देखिए, ये वीडियोस जो हैं ये थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स हैं, ये आप दिमाग में बैठाइए ताकि आप इसको दिमाग में रहेगा तो ये आप कुछ भी लिख दोगे। हालांकि नोट्स बनाने हैं, उनको पढ़ना भी है एग्जाम टाइम में, लेकिन जो आप समझ लेंगे इन वीडियोस के माध्यम से, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप समझ लेंगे दिमाग में, वो पूरी तरह से फिर फिट हो जाएगा। फिर आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको और उसके ऊपर आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा संरक्षण या फिर एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए, आर्थिक विकास की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक ऊर्जा है। बिल्कुल, ऊर्जा नहीं होगी तो विकास कैसे होगा। प्रत्येक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार या घर, सभी जगह पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की बढ़ती हुई खपत को जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता बढ़ती है, जिससे बिजली की आपूर्ति होती है। मतलब ऊर्जा अगर चाहिए तो इनके ऊपर निर्भरता बढ़ेगी। अब आज क्या है, आजकल कई सारी दिक्कतें हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं देखते हैं। आज पर्यावरण के प्रदूषण और स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण इन जीवाश्म ईंधनों की अपेक्षा स्वच्छ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की विकास तथा उपयोगिता की जरूरत बढ़ी है। मतलब ये अगर यूज करेंगे आप, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इनसे ऐसे हानिकारक तत्व निकलते हैं। हमने पिछली यूनिट में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी देखा, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी देखा, ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में भी देखा। तो इस वजह से जो है वो ये चीजें हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा, जैसे मान लिया सपोज अगर आप सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो है देखिए कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है उस केस में। तो इनकी जरूरत जो है बढ़ी है। जीवाश्म ईंधनों की बढ़ती कीमतों और भविष्य में इनकी कमी के गंभीर संकट से ऊर्जा विकास के एक स्थायी मार्ग के सृजन की आवश्यकता महसूस की गई है। जीवाश्म ईंधन, जैसा कि हमने बताया कि सारे ईंधनों को भी कैलकुलेट कर लें तो 200 साल 250 साल से ज्यादा जो है वो नहीं चलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अब जैसे मान लिया सपोज करिए खत्म होने पे आ जाएंगे वो, तो सोचिए पेट्रोल डीजल वगैरह इनकी कीमतें कहाँ तक जाएंगी। गाड़ियों के भी रेट जो है वो फिर उस केस में सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि कोई गाड़ी खरीदना नहीं चाहेगा क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। तो इस वजह से ऊर्जा का जो संकट आएगा उसमें कैसे निपटेंगे हम। तो उस केस में भी ऊर्जा का जो है वो एक ऐसा मार्ग हमें ढूंढना पड़ेगा कि जो स्थायी हो, जिसमें कभी कोई कमी आने की वो मतलब समस्या ना हो। इसके लिए दो सर्वोत्तम मार्ग हैं। पहला, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देना, यानी कि आप हम ऊर्जा जो है वो कम से कम खर्च करें, काम पूरा हो हमारा, लेकिन ऊर्जा को कम से कम खर्च करें ताकि वो ज़्यादा दिनों तक चल पाए हमारे पास। और दूसरा जो है वो पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करा जाए, तो उस केस में हमारा जो है वो एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा। देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को कम करने की सबसे अधिक लागत प्रभावी विधि ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देना है तथा इसका संरक्षण करना है। ऊर्जा संरक्षण को कम खपत के जरिए उपयोग की जा रही ऊर्जा को कम खर्च करने अथवा प्रकाश बल्ब या वातानुकूलित में विद्युत दक्ष युक्तियों का उपयोग करने के माध्यम से किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि बल्ब की बजाय अगर हम ट्यूब लाइट का इस्तेमाल करें, या एसी वगैरह है तो जानते हैं सब लोग एसी बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। तो अगर हम उसमें काफ़ी ऐसे ही एसी का इस्तेमाल करें कि जो कम से कम बिजली खाए, तो आजकल आपने देखा होगा कि 5 स्टार एसी, 4 स्टार एसी इस तरह से आ रहे हैं। तो जो जहाँ पे ज़्यादा बिजली का उपयोग है वहाँ पे अगर हम कुछ उसको सीमित कर लें, कम एनर्जी में ही उतनी ही कूलिंग कर लें, तो उस केस में जो है एनर्जी, अब जब बिजली की ज़रूरत कम होगी तो जाहिर सी बात है उसको बनाने के लिए जो कोयले वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है वो भी फिर कम हो जाएगा, कोयले का इस्तेमाल। तो इस तरह से ये अधिक ज़्यादा दक्ष, इफिशियंट युक्तियों का यूज़ करके हम जो है वो ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं।
ऊर्जा संरक्षण का विचार करते हुए भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को प्रस्तावित किया है। ध्यान रखिए, ये लाइन आपके लिए अपने सिलेबस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है। 2001 में बनाया गया था। इस अधिनियम में कानूनी रूपरेखा, संस्थागत व्यवस्था और केंद्र तथा राज्य स्तर पर विनियामक प्रक्रिया प्रदान की गई है। मतलब किस तरह से ऊर्जा संरक्षण के लिए कानून बनाया गया है, बिल्कुल, कि उस कानून का पालन करेंगे, नहीं पालन करेंगे तो दंड देने का भी प्रावधान है। वो सारा हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल में आएगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि 2001 में जो है वो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया गया था और 2010 में इसमें अमेंडमेंट भी किए गए थे। ये चीजें जो है वो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हमें ऊर्जा संरक्षण के बारे में ही पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण के लाभ क्या हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के एडवांटेजेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो ऊर्जा के संरक्षण से ऊर्जा के लागत में कमी आती है। बिल्कुल सही बात है, आप सेव करके रखेंगे तो ऊर्जा के लागत में भी कमी आ जाएगी। इसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नए विद्युत संयंत्रों की जरूरत की महसूस की जा सकती है, में कमी की जा सकती है, में यहाँ पे लगना चाहिए। नए विद्युत संयंत्रों की जरूरत में कमी की जा सकती है। मतलब अगर आप एनर्जी बचा के रखेंगे तो वही इंस्ट्रूमेंट जो आपका पुराना था वही आपका अच्छा काम कर लेगा और नए नए विद्युत संयंत्रों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बढ़ती आबादी और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऊर्जा आयात में कमी लाई जा सकती है। जब हम कम कम खर्च करेंगे तो जितनी एनर्जी या जितना तेल हमें बाहर से लाना पड़ता है उसमें भी कमी आ जाएगी, तो हमारा एक तरह से पैसा भी बचेगा और जो हमारा विकास के अन्य कार्यों में लग सकेगा। उत्सर्जन में कमी के स्वच्छ परिवेश और नागरिकों के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, जब हम एनर्जी ही कम इस्तेमाल करेंगे तो धुआं वगैरह और प्रदूषण ये सब कम होगा और उससे हमारी जीवन शैली भी जो है वो स्वस्थ बनेगी। अब बात आती है ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी इफिशियंसी। तो देखिए, संरक्षण और ऊर्जा दक्षता जो है वो वैसे तो अलग अलग हैं। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता अलग अलग है, लेकिन संबंधित अवधारणा एक है। कंसेप्ट एक ही है। ऊर्जा दक्षता से भी हम ऊर्जा को बचाना ही चाह रहे हैं एक तरह से। जब ऊर्जा खपत भौतिक रूप से कम हो जाती है तो ऊर्जा संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है ना, ऊर्जा खपत ही कम हो जाए तो यानी कि ऊर्जा संरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण कई प्रक्रियाओं या विकासों का परिणाम है, जैसे उत्पादकता में वृद्धि या तकनीकी प्रगति। दूसरी ओर ऊर्जा दक्षता क्या है, तब प्राप्त होती है जब किसी विशिष्ट उत्पादन या खपत क्षेत्र में ऊर्जा की तीव्रता उत्पादन, खपत या आराम के स्तर को प्रभावित किए बिना कम हो जाती है। मतलब कहने का यह है कि कोई भी चीज में समझौता नहीं है, सारे फायदे वही होंगे, लेकिन ऊर्जा दक्षता जो है वो तब प्राप्त होगी जब हमें उसकी जरूरत ही कम हो जाती है। मतलब हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लें कि जो अधिक दक्ष हो, कम ऊर्जा का इनपुट ले और ज्यादा आउटपुट करके दे, तो उस केस में हमें ऊर्जा दक्षता प्राप्त होती है। अब जाहिर सी बात है, ज्यादा ऊर्जा दक्षता वाले हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो ऊर्जा संरक्षण ही होगा एक तरह से। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड टर्म है, लेकिन इनमें फर्क है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा दक्षता को अक्सर कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों के विकल्प के रूप में देखा जाता है। ये संसाधन व आधार को संरक्षित करके और प्रदूषण को कम करके अतिरिक्त आर्थिक मूल्य प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (CFL) को पारंपरिक प्रकाश बल्बों के साथ बदलने का मतलब है कि हम जो है ज्यादा दक्ष चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। और CFL तो अब पुरानी बात हो गई। आप जानते हैं कि अब तो हम LED बल्बों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि CFL से भी ज्यादा दक्ष हैं। CFL हालांकि 5-10 साल के लिए आई थी, लेकिन अब उसके बाद जो है वो LED बल्बों ने उसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। ये और भी ज्यादा दक्ष हैं। तो इसलिए जो है वो मतलब एनर्जी, ये सब चीजें तभी सोची जा रही है ना जब हम ये सोचेंगे कि हाँ, हमें एनर्जी में मतलब एनर्जी कंजर्वेशन करना है। ये सब उसी का परिणाम है जो एक्ट आया है। अदरवाइज आप अगर समझाते रहेंगे किसी को, कोई नहीं समझने वाला है मतलब पूरी दुनिया में कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इसीलिए कानून बनाया गया ताकि तब उसके ये परिणाम धीरे धीरे निकले हैं। अब आती है बात ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ जो है वो गुणवत्ता और क्वालिटी, निर्गत मात्रा को प्रभावित किए बिना, मतलब क्वालिटी भी ना बदले, कम हो,
और आउटपुट भी हमें पूरा प्राप्त हुए। ये सब किए बिना जो है ऊर्जा की खपत घट जाए तो ये ऊर्जा जो है वो संरक्षण ये कहलाएगा। ऊर्जा संरक्षण जो है वो विद्युत का दक्षता पूर्वक उपयोग करने का आग्रह करता है, जिससे उत्पादन की लागत को घटाया जा सकता है। कम एनर्जी लगेगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन की लागत भी घट जाएगी। उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण योजना को क्रियान्वित करने के लिए दो सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब देखिए उद्योगों में चूंकि वो बिजली ज्यादा कंज्यूम करते हैं, हमने पहले भी देखा है कि उद्योगों में लगभग लगभग आधी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। जो देश में आती है ऊर्जा, जो पूरी खपत है उसका आधा जो है उद्योग ही खर्च कर लेते हैं। तो इस वजह से उनको और ज्यादा दक्ष बनाने की जरूरत है। बाकी घरों में जो है वो हम इस तरह से एसी को कंट्रोल कर लेंगे। अब देखिए दो सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है अधिकतम ऊर्जा दक्षता। निवेशित ऊर्जा का केवल कुछ भाग ही उपयोगी कार्य में परिवर्तित होता है। जब प्रदान की गई ऊर्जा के अधिकतम भाग का उपयोग कार्य करने में होता है, तब ऐसे उपकरण या प्रक्रिया को अधिकतम दक्षता वाला उपकरण या प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हम बात करें कि 100 वाट का बल्ब था, तो वो 100 वाट का बल्ब जो है लेता तो एनर्जी 100 वाट था, लेकिन रोशनी जो है वो 10 ही वाट के बराबर निकालता था या 15 वाट के बराबर निकालता था। तो यानी कि 90 वाट ऊर्जा कम खर्च हुई ना। हालांकि वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, वो तो एक अलग बात है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। अब उसके बाद आजकल की डेट में देखिए आप जो है वो 8 वाट का एलईडी बल्ब लाइए तो वो रोशनी बिल्कुल 8 वाट की तरह ही निकालेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनपुट ही हमने कम पूरा यूज कर लिया 8 वाट का, मतलब 8, चलो 8 नहीं निकालना होगा तो 6 वाट निकालना होगा, तो हम मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। वहां पर 100 वाट के बल्ब में हम उतना ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे थे। तो ये चीज जो है वो तब ऐसे उपकरण या प्रक्रिया को अधिकतम दक्षता वाला उपकरण या प्रक्रिया कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये एग्जांपल्स जो है वो समझ में आते हैं आपको, या और ज्यादा उसको डिटेल में इलेबोरेट करने की जरूरत होती है। अब इसके बाद ऊर्जा के स्थानांतरण और संचरण में ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा हानियां विद्युत, यांत्रिक, ऊष्मा, रासायनिक आदि के रूप में होती हैं। अधिकतम प्रक्रियाओं जैसे उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठानों में ऊर्जा का कुछ भाग बाहर जाने वाली गैसों और द्रवों के निकास के द्वारा विसर्जित हो जाता है। ऊर्जा का विसर्जन निकास की दर और तापमान पर निर्भर करता है। यदि ऊर्जा की हानियां न्यूनतम होती हैं तो प्रणाली की दक्षता में सुधार होता है। मतलब हानियां आप कम कर दीजिए, यानी कि वो ऊर्जा फिर यूज होने लगेगी आपके काम में। सभी ऊर्जा संरक्षण तकनीकों का उद्देश्य हानियों को घटाना होता है। मतलब हानि कम हो जाएंगी तो यानी कि ऊर्जा यूज होने लगेगी आपके काम में। तो ये पहला टॉपिक है हमारा। और दूसरा जो होता है वो होता है अधिकतम लागत प्रभावोत्पादकता, मैक्सिमम कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियाशील करने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होती है। जैसे ही ऊर्जा संरक्षण का स्तर बढ़ता है वैसे ही अतिरिक्त निवेश और बढ़ता है एवं ईंधन ये क्या बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राफ एक समझाया गया है। इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो इससे आपको कई सारी चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन होंगी जाकर के। लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें समझाई गई हैं थोड़ा सा उसको ध्यान दे दीजिए। और ये लाइन जो यहाँ पर छूट गई है इसको आप अपने आप से कंप्लीट कर लीजिएगा। एवं ईंधन की लागत घट जाती है। ईंधन की ये यहाँ पे लागत घट जाती है। डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ होगी उसमें ये करेक्ट करवा कर देंगे, है ना, या फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने यहाँ वीडियो में बता दिया है। और अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो ये ग्राफ है इसको स्टडी कर लेते हैं। इस ग्राफ में देखिए ये देखिए इधर क्या है, इस तरफ एनुअल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट ये दिया हुआ है। ठीक है ना, कि मतलब एक यूनिट अगर बने फैक्ट्री में तो उसकी कॉस्ट क्या होगी जाकर के। और ये इधर इधर देखेंगे तो अधिक ये एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन कंजर्वेशन ये इस तरफ है। एक्सटेंट ऑफ कंजर्वेशन मतलब आप उस ऊर्जा संरक्षण का कितना ज्यादा यूज करते हैं। ये ग्राफ आपका कहलाता है अधिकतम लागत प्रभावोत्पादकता, इस ग्राफ को कहते हैं। अब इस ग्राफ को जरा स्टडी अगर करेंगे आप तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर मान लिया सपोज करिए ऊर्जा संरक्षण बढ़ाते हैं आप, तो एनुअल फ्यूल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट ये देखिए आपकी कम होती चली जाती है। भाई जब एनर्जी कम लगेगी तो जो ये कॉस्ट होगी फ्यूल की कॉस्ट वो कम होती चली जाएगी। खर्चा कम होगा ऊर्जा में। जैसे मान लिया सपोज करिए कोई चीज आप बना रहे थे, पहले उसमें
10 लीटर पेट्रोल का या 10 यूनिट बिजली खर्च होती थी। आपने क्या किया, ऊर्जा संरक्षण किया। ऊर्जा संरक्षण किया तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपका जो है वो कम बिजली में काम चल रहा है, तो इसका मतलब जो है वो फ्यूल कम होता चला जा रहा है, फ्यूल की कॉस्ट जो है वो कम होती चली जा रही है। अब इसके बाद देखिए इस तरफ जो लिखा हुआ है, एनुअल कॉस्ट ऑफ कंजर्वेशन, ये जो चीज लिखी हुई है, एनुअल कॉस्ट ऑफ कंजर्वेशन पर यूनिट आउटपुट, तो ये आपका कंजर्वेशन की कॉस्ट हुई। और इस तरह से ये है, अब इन दोनों ग्राफ का टोटल आपका यहां पे ड्रॉ किया गया है। टोटल एनुअल कॉस्ट यानी कि टोटल एनुअल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट, ये आपकी यहां पर आ गई जा करके। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाते हैं, आपकी फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। और यहां पर देखिए आपको इसमें टोटल जो कॉस्ट चीज की मिलेगी, वो मैक्स मिनिमम जो है आपको ए पे यहां पे मिलती है जाकर के। इसी चीज को थोड़ा सा यहां पे नीचे एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप यहां पे देखें चित्र के अनुसार, ए बिंदु पर जब कुल लागत सबसे कम होगी, तब ऊर्जा का उपयोग अधिकतम लागत प्रभावोत्पादकता में होता है। अधिकतम दक्षता बिंदु बी के आसपास रहती है। ये यहाँ पे बी पॉइंट जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये अधिकतम दक्षता यहाँ पर रहेगी जाकर के, सबसे कम फ्यूल यहाँ पे लगेगा, लेकिन सबसे कम जो है जो आपका कुल लागत होगी, ये सबसे कम जो है आपकी ए पॉइंट पर आएगी जाकर के। तो इस तरह से ग्राफ को थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे, ताकि इस चीज को, अगर इससे रिलेटेड कोई चीज कहीं पे आ जाए आपके पास, कोई मल्टीपल चॉइस में या इस तरह का क्वेश्चन, तो उसमें आपको ये फायदा करेगा। तो अदरवाइज आप अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखते हैं तो आप इसको ग्राफ को छोड़ सकते हैं। केवल आप जो है ये 2 पॉइंट हल्का फुल्का बता देंगे आप, कि पहला जो है वो आपका ये हो गया यहाँ पे अधिकतम ऊर्जा दक्षता और अधिकतम लागत प्रभाव उत्पादकता, ये 2 चीजें जब रहती हैं तो हमारा ऊर्जा संरक्षण जो है वो होता है। तो ये उसके सिद्धांत थे। तो आज के वीडियो में हमने ऊर्जा संरक्षण के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसके बाद इस यूनिट में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बारे में पता लगेगा। वो क्वेश्चन डिटेल में है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी यूनिट का मतलब एक तरह से सार है उसके अंदर छिपा हुआ, और आपको डेली लाइफ की कई सारी बातें उसमें देखने को मिलेंगी। तो आज के वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कोई स्टूडेंट अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़ उसे जो है वो अपने आप उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।